एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक लेंगे सहलगनता यानी लिंकेज। सहलगनता लिंकेज मतलब साथ साथ यानी जिन्हों का समूह के रूप में अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता। अपन बात कर ले भी सहलगनता की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी खोज बेटसन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी? स्वीट पी यानी लिथाइरस ओड्रेटस में। लिंकेज यानी सहलगनता, जिन्हों का समूह के रूप में अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता। तो इसके अंदर लिखो जीन इंडक्शन, जीन का समूह के रूप में अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता। जीन इलेक्शन की सामूहिक वसागति, सहलगनता। बस नॉर्मल याद रखना भी, जिन्हों का क्या है? एक साथ यानी दो से अधिक समूह के रूप में अगली पीढ़ी में जाने क्या कहलाती है? सहलगनता। खोज की बात करें तो सर्वप्रथम बेटसन व पुनेट ने स्वीट पी यानी लिथाइरस ओड्रेटस लिंकेज यानी सहलगनता। लिंकेज या सहलगनता किसे कहते हैं? जिन्हों का समूह के रूप में वसागत होना, यानी जीन का सामूहिक वसागति क्या कहलाती है? लिंकेज यानी सहलगनता। सर्वप्रथम खोज की बात करें तो बेटसन व पुनेट ने स्वीट पी में की थी। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी समझना आप, सहलगनता यानी लिंकेज, सहलगनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटा 1 जीन के मध्य दूरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 जीन विनिमय। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज में लिखा रहा हूं, नोट लगा के वो हमेशा ही ध्यान रखना, जैसे जैसे दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे सहलगनता में क्या आएगी? कमी आएगी, और वैसे वैसे जीन विनिमय में क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक चीज नोट लगा के लिखो, दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी, दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी तब क्या होगी? सहलगनता में क्या होगी? कमी होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी और जीन विनिमय बढ़ेगा तो क्या होगी? सहलगनता में कमी होगी। कहने का मतलब क्या है भी, जब भी दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी और जीन विनिमय बढ़ेगा यानी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, तब क्या होगी? सहलगनता में कमी होगी। ये चीज क्या है कि एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है, वो किसी भी रूप में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है भी सहलगनता बढ़ेगी तो जीन विनिमय में क्या होगा, और दो जीन के मध्य दूरी में क्या होगा? तो जैसे जैसे सहलगनता बढ़ती जाएगी तो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर भी घटेगा और दो जीन के मध्य भी दूरी घटेगी। तो ये चीज क्या है कि ये किस रूप में भी एग्जामिनर क्या है अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है भी, सहलगनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू 1 जीन के मध्य दूरी या
डायरेक्टली अप्रोचेबल जीन विनिमय, यानी जब भी क्या है कि दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी तो क्या होगी, सेल घनता में कमी होगी और जीन विनिमय बढ़ेगा। जैसे अपने सेल घनता में, इसको अपने क्या बोलते हैं, पूरे को सेल घनता मैप बोलते हैं, अपने आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अपने जीन है 1 2 3 4, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन। ए और बी जीन है, इनके मध्य दूरी, और ए और डी जीन है, तो इसमें से किस जीन के अंदर सेल घनता बढ़ रही है सबसे ज्यादा? एक तो ए और जीन बी जीन के मध्य दूरी है, और एक ए और डी जीन के मध्य दूरी है, तो सेल घनता सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ रही है? तो सेल घनता कहां पर बढ़ेगी? नीचे वाले में बढ़ेगी। ए से बी के मध्य क्या दूरी कम है, तो सेल घनता क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगी, सेल घनता में क्या होगी, कमी होगी। दो जीन के मध्य जब भी दूरी बढ़ेगी तो क्या होगी, सेल घनता में कमी होगी और जीन विनिमय बढ़ेगा। कहने का ये चीज नॉर्मल ध्यान रखना, जब भी जीन विनिमय बढ़ेगा ना तो दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी, और जब भी जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी तब क्या बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा। और सिर्फ एक चीज कम होगी, क्या होगी, सेल घनता और लिंकेज में क्या आएगी, कमी आएगी। एग्जाम में अपने को पूछ ले भी सेल घनता बढ़ रही है तो जीन विनिमय होगा, जीन विनिमय घटेगा, सेल घनता बढ़ेगी तब, और दो जीन के मध्य भी दूरी क्या होगी, घटेगी। ये चीज आराम से क्या है, इस चीज को आप समझ लेना। यहाँ से क्या है कि एग्जामिनर किस रूप में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक बार और चीज इसको ध्यान कर लो, जब भी जीन विनिमय बढ़ेगा तो सेल घनता में क्या होगी, कमी होगी, और दो जीन के मध्य दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। दो जीन के मध्य दूरी बराबर में क्या बोल सकते हैं, भी जीन विनिमय बढ़ेगा। इसको नोट कर लो पहले। सेल घनता यानी लिंकेज, सेल घनता किसे कहते हैं अपने, जीनों का क्या है, सामूहिक रूप से क्या है कि वसागत होना नहीं अगली पीढ़ी में, उसको अपने क्या बोलते हैं, सेल घनता या लिंकेज। जीन का सामूहिक वसागति क्या कहलाएगी, लिंकेज या सेल घनता। खोज की बात करें सर्वप्रथम किसने की थी, बेटसन और पुनेट ने किसमें की थी, स्वीट पी यानी लेथाइरस ओड्रेटस में। और सेल घनता जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर तो घटेगा, और दो जीन के मध्य भी दूरी क्या होगी, घटेगी, सेल घनता बढ़ेगी तब। और यदि सेल घनता में कमी होगी तो क्या होगा, दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी और जीन विनिमय भी बढ़ेगा। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो अपने को दे देगा भी सेल घनता बढ़ रही है और जीन विनिमय घट रहा है, तो दो जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी या घटेगी। या एग्जाम अपने को पूछ लेगा भी जीन विनिमय बढ़ रहा है और सेल घनता घट रही है, तो दो जीन के मध्य दूरी घटेगी या बढ़ेगी। किस रूप में भी क्या है अपने को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने को बस ये दो चीज ध्यान में रखनी है, जब भी दो जीन की मध्य दूरी बढ़ेगी तब क्या बढ़ेगा, जीन विनिमय बढ़ेगा, और क्या होगी, सेल घनता में कमी होगी। भी अपने से बोल सकते हैं भी जीन के मध्य दूरी इक्वल टू जीन विनिमय। नोट कर लिया सभी ने। अब अगला लिखो, सेल घनता के प्रकार। सेल घनता के प्रकार, सेल घनता दो प्रकार से होती है अपनी। एक तो होती है पूर्ण सेल घनता, यानी कंप्लीटली लिंकेज। दूसरी होती है अपनी अपूर्ण सेल घनता। पूर्ण सेल घनता में क्या होता है, इसमें क्या है कि वह सेल घनता जिसमें क्या है कि सदैव पेरेंटल यानी जननिक संयोजन आते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण सेल घनता। यानी इसके अंदर क्या है, पेरेंटल यानी जननिक संयोजन, मतलब जो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स के अंदर
करेक्टर होंगे, लक्षण होंगे, वही के सेम क्या है कि अगली पीढ़ी में जाएंगे उसमें क्या है कि नए संयोजन नहीं होंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, कंप्लीटली लिंकेज। ये बहुत कम होती है, नामात्र के बराबर होती है, क्योंकि इस रेयर केस होता है जिसमें क्या है कि जो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता में जो करेक्टर होते हैं वही के अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसमें लिखो, पहले में लिखो पूर्ण शैलघनता में लिखो वह शैलघनता वह शैलघनता वह शैलघनता जिसमें सदैव जननिक संयोजन यानी पेरेंटल पूर्ण शैलघनता में क्या होता है, कंप्लीटली लिंकेज यानी वह शैलघनता जिसमें सदैव जननिक यानी पेरेंटल संयोजन आते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, पूर्ण शैलघनता। बहुत रेयर केस में होती है। एग्जांपल की बात कर लें अपने, मादा ड्रोसोफिला, मादा ड्रोसोफिला, और एक अपने कीट की बात कर लें तो नर शिलक मोथ। पूर्ण शैलघनता, और दूसरी होती है अपनी अपूर्ण शैलघनता। पूर्ण शैलघनता में तो क्या होता है, सदैव जननिक संयोजन यानी पेरेंटल जो जननिक उस कॉम्बिनेशन होता है वो ज्यों का ज्यों आता है। ये बहुत रेयर केस के अंदर होती है। उदाहरण की बात करें तो अपने क्या है कि मादा ड्रोसोफिला और शिलक मोथ में। और जब भी क्या है कि पूर्ण शैलघनता होगी तो जीन विनिमय में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय में अनुपस्थित होता है। क्योंकि जीन विनिमय में आएगा तो क्या हो जाएगी, नए संयोजन बनेंगे, तो वो क्या है कि अपनी अपूर्ण शैलघनता हो जाएगी, पूर्ण रहेगी नहीं। इसमें लिख लेना कि जीन विनिमय में अनुपस्थित होता है। और अपूर्ण शैलघनता क्या होती है, वह शैलघनता जिसमें जननिक संयोजन के साथ साथ नए संयोजन भी बनते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, अपूर्ण शैलघनता। इसमें लिख लो वह शैलघनता जिसमें जननिक संयोजन के साथ साथ, जननिक यानी पेरेंटल संयोजन के साथ साथ नए संयोजन भी आते हैं, नए संयोजन भी आते हैं। नए संयोजन आएंगे तो इसमें क्या होगा, जीन विनिमय। डेफिनेशन नोट करो, फिर आगे लिखेंगे अपने। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। नोट कर लिया सभी ने। पूर्ण शैलघनता, इसमें जो भी नए संयोजन होंगे, कहने का मतलब है
जितना भी नए संयोजन का प्रतिशत होगा वो जीन विनिमय प्रतिशत के क्या होगा, बराबर होगा। यानी नए संयोजन का प्रतिशत नए संयोजन का प्रतिशत है वो किसके बराबर होगा, जीन विनिमय प्रतिशत के बराबर होगा, प्रतिशत के बराबर होगा। और हमेशा ही ध्यान रख लेना, नए संयोजन बनेंगे वो 50% से हमेशा ही क्या होंगे, कम होंगे। तो जीन विनिमय भी क्या होगा, 50% से कम होगा। नए संयोजन का प्रतिशत है वो किसके बराबर होगा, जीन विनिमय प्रतिशत के बराबर होगा। और अगली पीढ़ी में यानी अपूर्ण सेल घनता में नए संयोजन बनेंगे वो कितने प्रतिशत बनेंगे, 50% से कम बढ़ेंगे। तो अपना क्रॉसिंग ओवर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50% से कम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अपने नया संयोजन है उसको निकालते कैसे हैं। आपको मैं नोट मत करना, एक बार समझ लो। जैसे अपने F2PD में डाई हाइब्रिड फिनोटाइप अनुपात निकाला था अपने, वो कितना आया था, 9:3:3:1 आया था। तो अपने F2PD बनाई थी, उसमें फिनोटाइप आया था अपना 9:3:1। उसमें अपने डाई हाइब्रिड दो प्रकार के लक्षण लिए थे, एक तो गोल झुर्रीदार और पीला और हरे के मध्य अपने क्या क्रॉस कराया था। तो अपने गोल और हरे तो कितने मिले थे अपने को, 9 और एक ये 10 तो क्या थे अपने पहले के ही थे। और इसमें नए कितने बने थे, 3 और 3 6, इसके अंदर अपने क्या बने थे, नए। यानी अपने क्या बोल सकते हैं अभी 10 तो थे, वो तो क्या है कि जननिक संयोजन थे। और नए अपने पास नए संयोजन कितने बने थे, 6 बने थे। यानी 6% अपने पास क्या थे, नए संयोजन थे। तो इसको अपने को निकालेंगे कैसे भी, नए संयोजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ये तो अपने क्या संख्या, ये भी नए संयोजन 6 बन के आगे। तो नए संयोजन का प्रतिशत निकालने का सूत्र है कुल पादप और नए पादप बटे कुल पादप इंटू 100। भी नया संयोजन प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है भी, नए पादप बटे कुल पादप। F2PD के अंदर अपने पास नए पादप कितने आए, 6 आए। और टोटल पादप कितने बनते हैं अपने F2PD के अंदर, टोटल कितने बनते हैं, 16 बनते हैं इंटू 100। तो लगभग अपना कितना आ जाएगा, ये लगभग 37 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपना संयोजन प्रतिशत है वो कितना है, 37% है। नहीं हमेशा ही क्या होगा, 50% से कम होगा। ये चीज ध्यान रखना अपने। ये मैंने आपको क्या समझाने के लिए बताया भी नए संयोजन प्रतिशत को निकालते कैसे हैं। क्या है कि अपने F2PD में डाई हाइब्रिड फिनोटाइप अपने कितना था, 9:3:3:1 था। अपने क्या है कि 2 लक्षण लिए थे, एक तो लिया था गोल झुर्रीदार और पीला और हरा। तो अपने क्या है कि 9 ये अरे ये 10 तो क्या थे अपने क्या पेरेंट से थे, यानी जननिक संयोजन वही आए थे। और अपने पास 6 है वो क्या आए हुए हैं, भी नए आए हैं। तो नए संयोजन का प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है, नए पादप बटे कुल पादप इंटू 100। मैंने आपको बताया भी अपूर्ण सेल घनता में क्या किस तरह के अपने पादप निकालते हैं, तो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से अपने क्या न्यूमेरिक क्वेश्चन तो बहुत कम आएगा, इतना नहीं आता है, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए भी नए संयोजन किस तरह होता है। पूर्ण सेल घनता पड़ी थी, पूर्ण सेल घनता में क्या होता है, सदैव जननिक संयोजन आते हैं, नया संयोजन कभी भी नहीं आता, मतलब क्रॉसिंग और उसमें होता भी नहीं है। अपूर्ण सेल घनता पड़ी थी, इसके अंदर क्या है भी नए संयोजन वो जननिक संयोजन के साथ साथ क्या है भी नए संयोजन भी आते हैं, यानी इसमें जीन विनिमय होता है। नए संयोजन का प्रतिशत है वो कैसे किसके, जीन विनिमय प्रतिशत के बराबर होगा। जितने भी अपने नया संयोजन प्रतिशत आएगा उतने उसमें क्या होगा, जीन विनिमय प्रतिशत होगा। और नया संयोजन में से कितने 50% से क्या कम बनते हैं। अब अगली हेडिंग डालो अपने सेल घनता के चरण। सेल घनता के चरण अपने क्या है कि सेल घनता के 2 चरण है, 2 पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालो अपने कपलिंग यानी युग्मन।
पहला है अपना कपलिंग, कपलिंग या इसको हिंदी में अपने क्या बोलेंगे, युग्मन। कपलिंग या युग्मन में क्या होगा कि एक गुणसूत्र पर क्या है कि दोनों प्रभावी लक्षण हो और दूसरे गुणसूत्र पर क्या है भी दोनों अप्रभावी लक्षण हो, उसे अपने क्या कहेंगे, युग्मन। यानी अपने पास क्या है कि दो गुणसूत्र है, भी एक गुणसूत्र पर क्या है कि अपने पता है भी दो प्रकार के एलील होते हैं। तो पहले गुणसूत्र पर क्या है कि दोनों प्रभावी एलील होना और दूसरे गुणसूत्र पर क्या है भी दोनों अप्रभावी एलील होना, इसको अपने क्या कहेंगे, कपलिंग या युग्मन कहते हैं। अपन आगे दूसरा प्रकार एक और पढ़ेंगे, वो क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। रिपल्सन या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, हिंदी में प्रतिकर्षण बोलते हैं। उसमें क्या होगा भी पहले गुणसूत्र के अंदर तो क्या होगा भी एक तो प्रभावी होगा, दूसरा क्या है अप्रभावी होगा, और दूसरे गुणसूत्र में पहला अप्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, प्रभावी होगा। उसको अपने क्या बोलेंगे, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। कहने का मतलब है भी शैलघनता के दो चरण होते हैं, एक तो होता है कपलिंग या युग्मन, दूसरा होता है रिपल्सन या प्रतिकर्षण। कपलिंग या युग्मन में क्या होगा कि दो गुणसूत्र होंगे, पहले दो गुणसूत्र होंगे, पहले में तो क्या होगा दोनों प्रभावी लक्षण होंगे और दूसरे में क्या होगा दोनों में प्रभावी लक्षण होगा, तब तो अपने क्या बोलेंगे, कपलिंग या युग्मन। दूसरा अपना रिपल्सन या प्रतिकर्षण, उसमें क्या होगा एक गुणसूत्र है उसका पहला तो प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा, यानी एक तो प्रभावी एलील होगा और दूसरा अप्रभावी एलील होगा, और दूसरे गुणसूत्र में पहला तो अप्रभावी होगा, दूसरा प्रभावी होगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। तो कपलिंग या युग्मन में नोट करो, कपलिंग या युग्मन जब एक गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी एलील व दूसरे गुणसूत्र पर दोनों अप्रभावी एलील उपस्थित हो, दूसरे गुणसूत्र पर दोनों अप्रभावी एलील उपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, कपलिंग या युग्मन। दूसरा अपना रिपल्सन या प्रतिकर्षण, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। दूसरा कौन सा है अपना, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। इसमें क्या होगा जब एक गुणसूत्र पर एक जीन का प्रभावी एलील वह दूसरा अप्रभावी एलील उपस्थित हो, वह दूसरे गुणसूत्र पर एक जीन का प्रभावी पहले क्या हो जाएगा अप्रभावी,
अप्रभावी एलील व दूसरा प्रभावी एलील उपस्थित हो। प्रभावी ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रभावी एलील उपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। कपलिंग में तो क्या होगा भी, एक गुणसूत्र की क्या है कि दोनों प्रभावी एलील व दूसरे पर क्या है कि दोनों अप्रभावी एलील उपस्थित होंगे। और रिपल्सन में क्या होगा कि एक गुणसूत्र पर एक जीन का पहला तो प्रभावी, पहले गुणसूत्र पर क्या होगा भी, एक तो होगा प्रभावी दूसरा अप्रभावी, दूसरे गुणसूत्र पर पहले तो होगा अप्रभावी दूसरा होगा प्रभावी, उसी को अपने क्या बोलेंगे, रिपल्सन। यहाँ पर ऐसा लिख लेना भी, जब एक गुणसूत्र पर एक जीन का प्रभावी व दूसरे जीन का अप्रभावी, ऐसे लिख लेना, दूसरे जीन का पहले एक गुणसूत्र पर पहले जीन का प्रभावी एलील व दूसरे जीन का अप्रभावी एलील उपस्थित हो, दूसरे गुणसूत्र पर एक जीन का प्रभावी अप्रभावी एलील व दूसरे जीन का प्रभावी एलील उपस्थित हो, ऐसे लिख लेना, प्रभावी एलील उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। नोट कर लिया सभी ने।